गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। फिर आज हम लोग स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। अब स्फीयर में दो होंगे, एक सॉलिड स्फीयर होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा। सॉलिड स्फीयर में भी फिर दो होंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और हॉलो स्फीयर में भी दो होंगे, एक कौन सा कंडक्टिंग होगा और दूसरा नॉन कंडक्टिंग होगा। देखने में काफी बड़ा लग रहा है, काफी बड़ा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको काफी शॉर्ट तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम आज हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे होगा जैसे होगा हम लोग बढ़ेंगे। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक स्फीयर है। स्फीयर यानी कि 3D सरफेस है, क्योंकि गॉस थ्योरम किसमें एप्लीकेबल होता है? 3D सरफेस में एप्लीकेबल होता है। यहां पे एक सेंटर इसका ले लिया, हम सेंटर कुछ मान लिया गया, ठीक है ना। यहां से इसका रेडियस कुछ होगा, यहां से रेडियस स्मॉल r मान लिया गया। अब बात आती है कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। अब देखिए याद रखिएगा, 3D सरफेस में अगर स्फेरिकल हो तो जो एरिया वेक्टर होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या एरिया वेक्टर होगा, यहां पर एक स्मॉल एरिया हमने कट कर लिया, एक स्मॉल एरिया कट कर लिया। तो यहां से जो एरिया वेक्टर हो गया ये dA ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? रेडियली होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन पर हो गया। जहां पर भी आप कट करें, अगर आप यहां पे कट करें, फिर अगर यहां पे देखें, इस पॉइंट को लें, इस पॉइंट को लें, जिस पॉइंट को भी आप लेंगे, अगर इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट को ये एरिया वेक्टर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के ऊपर हो गया। फिर उसी तरह ये इस पॉइंट को अगर लेते हैं तो ये एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के ऊपर हो जाएगा। जिस पॉइंट को भी लीजिए, इस पॉइंट को अगर लेते हैं तो ये dA हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर सब जगह क्या होगा? सब के सब यूनिफॉर्म होंगे। इसको मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया, ऐसा मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये जहां पर भी आप कट करेंगे, ये जहां पर भी जिस पॉइंट को कट करेंगे वहां पर ये यहां पे निकालिए, यहां पे निकालिए, यहां पे या यहां पे या यहां पे, जहां पर भी आप निकालते हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, हम अब चलते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ। यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? EA cos थीटा। लेकिन चूंकि स्मॉल एरिया को लिया जा रहा है यहां पर, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे। इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि E इंटू स्मॉल एरिया कितना? cos थीटा। अब देखिए यहां पर D फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू dA और इंटू cos कितना डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो यहां पर लिख सकते हैं D फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू dA। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, अब यहां पर छोटे छोटे एरिया को जब जोड़ दिया जाएगा तो पूरे सरफेस का एरिया निकल जाएगा। यानी कि हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ D फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बताया था मैंने, ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज के लिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर D फ्लक्स इज इक्वल टू E को बाहर कर देते हैं, इनटू कितना हो जाएगा? dA हो गया। अब यहां पर D फ्लक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा E इंटू A। E इंटू A यानी कि E और एरिया किसका है? स्फीयर का एरिया है। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। तो फ्लक्स का वैल्यू आ गया E इंटू 4πr², ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम से। फ्रॉम, देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या था? फ्लक्स नेट क्लोज के लिए चार्ज नेट और बाई एप्सिलॉन नॉट
ये किसके लिए था? क्लोज्ड के लिए था। तो यहां पर गॉस थ्योरम से यहां फ्लक्स निकला Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट निकला, और यहां पर मैथमेटिकली जब हमने सॉल्व किया तो फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा? E × 4πr² हो गया। यानी कि इस फ्लक्स का वैल्यू और इस फ्लक्स का वैल्यू दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो लिख सकते हैं हम इसको E × 4πr² इज इक्वल टू यहां पर Q अब बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट, Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहां से अगर E निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो लिख सकते हैं हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट × Q/r²। ये सब का सब नीचे चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना यहां पर। अब कहानी आती है किसकी? अब किसका कहानी देखना है हमको फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज नॉट, जीरो चार्ज के लिए होता है ये। तो फोर्स अगर निकाले तो लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है इसको रख देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है यहां पर रख देते हैं कितना? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r² इनटू यहां पर कितना है? Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये E है टोटल, E का वैल्यू यहां से हमने रख दिया। अब फोर्स इज इक्वल टू हो गया, बहुत आसान है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 इनटू Q और बाई कितना? r²। निकल गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं F इक्वल टू, इस टर्म को K मान लीजिए तो K Q0 इनटू Q और बाई कितना? r²। कौन सा ये थ्योरम निकल गया? ये कूलम्ब्स लॉ निकल गया। कहां से चले थे हम लोग? गॉस थ्योरम से चले थे। ये सब गॉस थ्योरम में पढ़ना है। गॉस थ्योरम से चले थे, कहां पर पहुंच गए हम लोग? कूलम्ब्स लॉ पर पहुंच गए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ को या कूलम्ब्स लॉ के फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। किससे? गॉस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला था ना कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो K Q1 के बदले में Q नॉट, Q तो है ही, अब बाई r² हो गया। तो ये हम लोग गॉस थ्योरम से चले थे और किस पे पहुंच गए? कूलम्ब्स लॉ पर पहुंच गए। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए गुड, आगे हम लोग पढ़ें, मिटाएं से बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो कूलम्ब्स लॉ था। अब चलते हैं स्फीयर की कहानी पढ़ने। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। बस आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें। जिस तरह लेक्चर डाला जा रहा है उस तरह से आप स्टडी करते रहें। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं आप लोगों से कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसको देख करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्फीयर की कहानी। अभी मैंने आपको बोला है कि स्फीयर की कहानी पढ़ेंगे अभी हम लोग। कहानी का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये राजा रानी वाली कहानी नहीं है कि एक राजा था एक रानी थी, ऐसे करके बचपन में जो कहानी सुनाई जाती थी वैसा कुछ कहानी नहीं है। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग देखने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना? अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो स्फीयर होता है, स्फीयर जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक जो होगा उसको हम कह सकते हैं हॉलो स्फीयर होगा, और दूसरा कौन सा स्फीयर होगा? सॉलिड स्फीयर, और एक होगा हॉलो स्फीयर होगा। अब देखिए हॉलो स्फीयर में दो टर्म आएंगे। पहला टर्म होगा जिसको हम कहेंगे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, और दूसरा टर्म जो होगा उसको कहेंगे हम नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। सेम टू सेम सॉलिड स्फीयर की भी वही कहानी है। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे पहला कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और दूसरा टर्म पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये कंडक्टिंग जो होते हैं इसको
एक और नाम दिया जाता है मेटालिक, मेटालिक हॉलो स्फीयर, और यहां पर हो जाएगा मेटालिक सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग दो कहानी पढ़ेंगे, एक हॉलो स्फीयर होगा और एक क्या होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर में दो, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर में भी दो, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। देखिए हॉलो स्फीयर क्या होगा, पूरा अंदर से जो खोखला हो, ठीक है ना, ऊपर एक लेयर हो, नहीं होता हॉलो, अंदर खोखला हो, ठीक है ना, और सॉलिड में कहीं से भी अंदर खाली स्पेस ना हो, पूरा का पूरा भरा हुआ हो। याद रखिएगा कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर के कंडक्टिंग, यानी कि कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग ऑफ हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो चार्ज होते हैं वो सरफेस पर फैले हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हॉलो स्फीयर है, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे फैला हुआ मिलेगा, ये सरफेस पर बिखरा हुआ मिलेगा। लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसके लिए जो चार्ज होंगे वो सरफेस पे नहीं होगा, वो पूरा इंटायर बॉडी में अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली ही लेकर के चलेंगे हम कि ये यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसमें ये किसके लिए था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग कौन सा, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है ना। तो याद रखना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में हम वॉल्यूम से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का एक ही कहानी होता है, यानी कि इसका और इसका सेम प्रॉपर्टी होगा, बस प्रॉपर्टी किसका डिफरेंट होगा, नॉन कंडक्टिंग का अलग पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी फार्मूला जब हम डिराइव करेंगे तो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को एक साथ स्टडी करेंगे हम, सेम प्रॉपर्टी होंगे तीनों के, जबकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के जो प्रॉपर्टी होंगे वो अलग होंगे। तो ये किसके लिए है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है, जबकि ये किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है। तो इसमें हम लोग सरफेस की कहानी पढ़ेंगे, सरफेस से रिलेटेड स्टडी करेंगे, यानी कि चार्ज जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इसमें जो चार्ज होंगे वो वॉल्यूम यानी कि पूरे इंटायर बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक चीज देखिएगा, इन हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग यानी लिख सकते हैं इन हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर चार्जेस विल बी एट सरफेस। चार्ज कहां होगा, सरफेस पे होगा, जबकि नॉन कंडक्टिंग के लिए चार्ज कहां पे होगा, बॉडी के अंदर इंटायरली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अंदर की तरफ। इसमें याद रखिएगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की एक कहानी होगी, एक सेम टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जबकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का हम अलग से स्टडी करने वाले हैं। तो मिटाए बच्चों इसे, आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके बारे में, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मिटा रहे हैं। पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए बच्चों देखते हैं हम लोग, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने पहले ही बताया था कि किसी कहानी पढ़ने वाले हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज के स्फीयर में चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, हेडिंग देंगे। इसमें सबसे पहला केस देखेंगे हम लोग
केस फर्स्ट देखेंगे, व्हेन एनी पॉइंट P lies outside the spherical shell, outside the spherical shell। कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब पढ़ेंगे, जब स्फेरिकल सेल से कुछ दूरी पर बाहर कोई पॉइंट हो। जैसे आप देखिए फिगर से, जैसे मान गए कि यहां पर एक स्फेयर है, तो किसके लिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हम लोग कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि सपोज कीजिए कि स्फीयर है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R है। इस सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, बाहर कुछ दूरी पर एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर मतलब कि कोई पॉइंट अगर किसी स्फेरिकल सेल के बाहर हो, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में जानना है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ दूरी पर पॉइंट P है, डिस्टेंस मान लीजिए, इस डिस्टेंस को स्मॉल r मान लेते हैं। चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। बताया है मैंने कि इस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब गॉस थ्योरम तभी अप्लाई हो सकता है जब गॉसियन सरफेस हो, यानी कि 3D सरफेस हो। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P से एक गॉसियन सरफेस हम बना दे रहे हैं। एक गॉसियन सरफेस हो गया, यहां पर हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है ना। अब देखना है हमको कि पॉइंट P से, यहां जो पॉइंट P है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या एरिया वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा, ठीक है ना। ये तो कंफर्म है बच्चों कि यहां पर जो एरिया वेक्टर होंगे वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी लाइन पे बाहर की तरफ होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फीयर के टर्म में वो रेडियली होते हैं, यानी कि रेडियस जिस टाइप से निकलता है उसी टाइप से वो भी जाएगा। ये रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस ही है, यहां से यहां तक ये छोटे के लिए है, और ये पूरा जो है वो किसके लिए, पूरे बड़े वाले के लिए है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो यहां पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। अब देखिए आप कहीं पर भी निकालिए, अगर आप यहां पे निकालते हैं, यहां पे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे कैलकुलेट करें, यहां पे कैलकुलेट, कहीं भी कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा, सब जगह इक्वल होंगे। यहां पर निकालते हैं ये वाला टर्म निकालते हैं तो ये DA हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। फिर उसी तरह इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये DA हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सब वही कहानी है, सब जगह वही कहानी है। ये DA हो जाएगा और इसी लाइन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सब जगह वही कहानी है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। फिगर समझ में आ गया ना, ये फिगर है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। ये पूरा डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कौन सा r है, स्मॉल r है। तो चलिए हम सॉल्व करने चलते हैं। सॉल्यूशन में देखिए कि सॉल्व कैसे करें इसको हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स। ये तो बड़ा जेन्युइन कहानी बन चुका है फ्लक्स का। फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम, E इंटू DA। DA कब लगाएंगे, जब स्मॉल फ्लक्स होगा, D फ्लक्स होगा। EDA क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सरफेस का। मान लीजिए एक पॉइंट का तो निकल गया DA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, लेकिन पूरे सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ेंगे, और जोड़ने पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन होगा, EDA क्या हो जाएगा, यहां पर cos थीटा।
तो चूंकि कौन सा सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, तो यहां पर ये क्लोज्ड का साइन दे दीजिए। तो डी फ्लक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लक्स होगा और यहां पर हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा A, E इंटू A हो गया। तो E और इंटू A मतलब एरिया। एरिया किसका बच्चों? ये एक्सटर्नल के लिए या इंटरनल के लिए? सोचिए कि किस रेडियस को लेकर के स्फीयर का एरिया निकालेंगे हम, बाहर वाले के लिए या अंदर के लिए? किसके लिए एरिया हम निकालेंगे? हम लोग हमेशा जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? गॉसियन सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। और इसमें गॉसियन सरफेस कौन है? ये बाहर वाला क्या है? यहां पर गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस क्या है? R है। ये गॉसियन सरफेस है ना, यहां पर देखिए ये वाला, इसका रेडियस कितना है? ये गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है। तो एरिया भी इसी का लेकर के चलेंगे। यहां पर लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। क्या निकल गया हमारे पास? फ्लक्स निकल गया, ठीक है ना? क्या निकला? फ्लक्स निकल गया 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम से। फ्लक्स क्लोज्ड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा चार्ज? इनसाइड जो चार्ज होंगे वो किसके लिए? ये इनसाइड के लिए। तो पता तो है नहीं कि इनसाइड कितना चार्ज है, ठीक है ना? ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, ये नजदीक से आप देखोगे तो लगेगा बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफी अंदर से, काफी दूर से अगर हम देखते हैं तो लगेगा पूरे ये अंदर चारों तरफ क्या हुआ है? फैला हुआ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। सिंपल, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर चार्ज कहां से हम लाए? ये चार्ज जो है वो कहां से लाए? एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है चार्ज और बाई एरिया, ठीक है ना? तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम? Q, ठीक है ना? और बाई एरिया रहने देते हैं, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या लिख देंगे हम? एरिया लिख देंगे। अब यहां पर देखिए कि एरिया किसका हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं? ये चार्ज जो है किसका है? इनसाइड है ना? ये इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल, क्योंकि हमको क्या चाहिए? चार्ज इनसाइड चाहिए। तो इनसाइड के लिए एरिया जो निकालेंगे वो रेडियस कैपिटल R के साथ निकालेंगे। और ये किसके लिए निकाले थे? हम पूरे गॉसियन सरफेस के लिए कैलकुलेट किए थे। तो लिख सकते हैं हम सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ गया। सिग्मा इंटू कितना आ गया? 4 पाई r स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। देखिए बच्चों ऊपर का पॉइंट कुछ मिटा रहे हैं ये वाला। अब देखिए यहां पर हमारे पास आ गया चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहां से निकालेंगे अब फ्लक्स क्लोज्ड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? Q इनसाइड। तो Q इनसाइड कितना आ गया? सिग्मा इंटू एरिया और बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, यहां पर है 4 पाई r स्क्वायर बाई कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए यहां पर जो फ्लक्स कैलकुलेट किया गया था ये मैथमेटिकली था, और ये जो फ्लक्स कैलकुलेट किया गया ये किसके थ्रू? गॉस थ्योरम से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों का LHS क्या है? फ्लक्स है, तो RHS भी सेम होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर देखिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब किससे कौन कटेगा? देखिए 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन यहां पे देख के कुछ फॉर्मूला अटपटा सा लग रहा है, कुछ ज्यादा हजम नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? इसको हम लोग एक छोटे से टर्म में, हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या फॉर्मूला था?
क्यू नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं, केवल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे के Q1 Q2 और बाई कितना आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ और बता रहा है, यहां पर कुछ और बता रहा है, ये कैसे होगा? अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। मिटाए से, सबको नहीं मिटाएंगे, बस यहां से मिटाना है। देखिए यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस की कमी है। देखिए यहां से अगर हम निकालें फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई कितना है, एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए हमारा पुराना वाला फॉर्मूला जो पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, वो आ गया। लेकिन ये कब होगा? जब चार्ज इनसाइड होंगे, अंदर होंगे, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये यहां पे लग रहा है कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन काफी दूर से अगर देखेंगे, हम बाहर से देखेंगे तो ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखेगा, ये अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, लेकिन होगा नहीं। इसलिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो सकता है? जब चार्ज अंदर हो, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर यहां पे चार्ज हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या फिर ये भी हो सकता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो अपना पुराना फंडा है, ये तो पुराना थ्योरम है, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग। तो ये था कब? जब कोई पॉइंट P किसी स्फेरिकल सेल से बाहर हो, ठीक है ना, आउटसाइड हो। तो जब आउटसाइड होंगे तो उस पॉइंट पर जहां पे P होगा वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, उसका रेडियस स्मॉल r मान लेंगे, छोटे वाले स्फीयर जो ओरिजिनल है उसका रेडियस r मान लेंगे। उसके बाद इस कहानी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अब केस सेकंड चलते हैं। पहला केस क्या था? जब P बाहर हो। दूसरा केस चलते हैं जब P अंदर हो, स्फेरिकल सेल के अंदर हो। मिटाएं से बच्चों। दूसरा देखते हैं जब P कहां हो, जब P अंदर हो तब की स्टोरी देखते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? केस सेकंड देखते हैं बच्चों हम लोग। When point P is inside the spherical shell, स्फेरिकल सेल के अंदर हो पॉइंट P। कौन सा पॉइंट? पॉइंट P जब अंदर हो तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? अभी हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट P क्या हो, आउटसाइड है। इसमें स्मॉल r जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल R से। कैपिटल R किसका हो गया? स्फेरिकल सेल का रेडियस हो जाएगा। और स्मॉल r कहां क्या होगा? सेंटर से जहां पे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट P रखेंगे, उसका डिस्टेंस हो गया। अब देखिए मान लीजिए कोई स्फेरिकल सेल है हमारे पास, यहां पर देखिए ये स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर सब जगह पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर। बताए थे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कैपिटल R है। अब एक पॉइंट P सेंटर से स्मॉल r की दूरी पर यहां पर पॉइंट P है, स्फेरिकल सेल के अंदर है पॉइंट P। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। पिछले फिगर में भी हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया था, यहां पर भी हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है ना, सेंटर से यहां पर हो गया ना, स्मॉल r। अब यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा
वो बाहर की तरफ होगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पॉइंट पर होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा थीटा यहां पर भी। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा, यानी कि D फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू DA cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ D फ्लक्स पता है इंटीग्रेट क्यों करते हैं? तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E DA और cos थीटा के बदले में 0 डिग्री, ये फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया E इंटू A, E इंटू A। तो E इंटू A हम बताए हैं एरिया किसके लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल r है। तो इनटू और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम से। अब हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्लोज्ड के लिए। क्या फॉर्मूला होता था? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे। अंदर कितने चार्ज हैं? अंदर कितने चार्ज हैं? 0 है। अंदर तो चार्ज ही नहीं है। सारे चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज कितना हो जाएगा यहां पर? इनसाइड 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई क्लोज का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखिए यहां पर ये फ्लक्स जो निकला वो, ये फ्लक्स निकला वो, दोनों बराबर होंगे। ये मैथमेटिकली सॉल्यूशन था, ये गॉस थ्योरम से था। यानी कि लिख सकते हैं हम यहां पर कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 बाई 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में जब कोई पॉइंट P या कोई भी पॉइंट सरफेस के अंदर हो, तो जब चार्ज ही नहीं है अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने का चांस ही नहीं है। इसलिए इनसाइड जो होते हैं वो चार्ज कितने होते हैं? 0 होते हैं। मैं इसके पहले भी पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि किसी कोई गॉसियन सरफेस हो, स्फेरिकल सेल हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो 0 होते हैं। कैसे होते हैं? यहां पर प्रूव हो गया। अब देखिए यहां पर इसका एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए ग्राफ फॉर्म करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ग्राफ बनाते हैं, यहां से यहां तक कैपिटल R बोले तो इनसाइड, और यहां से उसके बाद क्या हो जाएगा? स्मॉल r, यानी कि आउटसाइड। अब कैपिटल R का ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक स्फेरिकल सेल है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे? 0 होंगे, या 0 छोड़िए, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा R से, जब कैपिटल R में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होते चला जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ये स्मॉल r पॉइंट P को जितना हम बाहर करते जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते होते डिक्रीज होते ये आगे बढ़ गया, यहां पर आगे चला गया। तो जितना डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। यहां पर ये इंटरनल डिस्टेंस था, और ये जो है ये पूरा क्या हो जाएगा? स्मॉल r जो होगा एक्सटर्नल डिस्टेंस होगा, जहां पे पॉइंट P या किसी अदर पॉइंट को रखा जा सके। तो जितना पॉइंट P को हम दूर ले जाएंगे स्फेरिकल सेल से, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो यही ग्राफ इसका रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिलाएं बच्चों इसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग, ये तो किसके लिए था? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की कहानी थी। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में। उसमें भी 2 केस होंगे, लेकिन अभी हम लोग सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें हम लोग चार्ज को
इनसाइड यानी कि अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे, उसको देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। देखिए फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग या दूसरा नाम होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। इसमें एक चीज लिख सकते हैं आप कि इसमें ये जो होगा ये यूनिफॉर्मली इंसुलेटेड होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली इंसुलेटेड होगा, ठीक है ना। इसका भी केस, दो केस होगा। केस फर्स्ट में लिखेंगे व्हेन P outside the spherical shell, outside the spherical shell। अब मान गए कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अंदर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है ना, ये बाहर नहीं जा सकते हैं, ये सरफेस पे नहीं जा सकते हैं, ये अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना। यहां से सपोज कीजिए इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कैपिटल R मान लेते हैं। अब इस सेंटर से स्मॉल r की दूरी पर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस स्मॉल r है। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर निकालेंगे तो ये बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा, तो इस कंडीशन में थीटा कितने हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएगा। कहीं पर भी आप निकाल लीजिए, इसी कहानी तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कहीं पर भी निकाल लीजिए, ये सब का सब इतना ही ऐसा ही आने वाला है। यहां पर निकालेंगे, यहां पर निकालते हैं तो ऐसे हो जाएगा dA और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको निकालते हैं तो ये d हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आउटसाइड एक पॉइंट है, तो इस आउटसाइड पॉइंट से क्या क्वेश्चन था कि व्हेन P आउटसाइड द स्फेरिकल से, तो इस आउटसाइड से क्या बनाएंगे हम, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक गॉसियन सरफेस यहां पर बना दिए हम, जैसे कि पहले भी कहानी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जहां भी पॉइंट रहे, एक्सटर्नल पॉइंट रहे, वहां पर एक हम गॉसियन सरफेस फॉर्म करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया। अब चार्ज क्या है, अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब निकालते हैं सबसे पहले फ्लक्स। फ्लक्स कौन सा, डी फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा EdA कितना, cos थीटा। अब इंटीग्रेट करते हैं डी फ्लक्स को, तो इंटीग्रेशन विथ क्लोज्ड EdA और cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो E बाहर, फ्लक्स dA और cos 0 का वैल्यू 1, ये हो गया E इंटू A। तो यहां पर एरिया किसके लिए होगा, मैंने बताया कि एरिया किसके लिए होगा, गॉसियन सरफेस के लिए होगा। और गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस कितना है, r है, रेडियस कितना r है, तो यहां पर 4 पाई r स्क्वायर करेंगे। ये गॉसियन सरफेस है, ये बाहर वाला जो है ये गॉसियन सरफेस है जिसको हमने बनाया था। तो E इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस थ्योरम से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। गॉस थ्योरम से फ्लक्स नेट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड कितने चार्ज हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या एक टर्म पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले फिगर में क्या पढ़े थे हम लोग, सिग्मा पढ़े थे। सिग्मा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, चार्ज बाई एरिया, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रो इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम किसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग,
वॉल्यूम किसका कैलकुलेट करना है? इंटरनल का ना, बाहर तो है नहीं, ये ओरिजिनल तो ये है ना, ओरिजिनल शेल तो ये है, तो इसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई, और आर कौन सा लेंगे? कैपिटल आर लेंगे यहाँ पर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो हमने निकाला है गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स निकाला है हमने, यहां पर जो चार्ज निकालेंगे इनसाइड के लिए निकाला जा रहा है, तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू आ गया रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस क्यू का वैल्यू यहां रखते हैं, तो क्या वैल्यू है हमारे पास? फ्लक्स क्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड है ना गॉस थ्योरम से, क्यू इनसाइड यानी कि क्यू इनटू 4/3 पाई आर क्यूब और बाई कितना है? एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। अब देखिए ये गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट हुआ है, ये मैथमेटिकली फ्लक्स कैलकुलेट हुआ है, तो दोनों फ्लक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं हम E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन कटेगा इसमें? 4 कटेगा, पाई कटेगा, यहां 4 कट गया, पाई कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया क्या वैल्यू आ गया? E इज इक्वल टू E इज आर स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं, रो इंटू आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? आ गया रो इंटू आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। ये कब था? वॉल्यूम के लिए था। किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए था, ठीक है ना, जिसमें चार्ज अंदर ही बेचारा घूम रहा है, अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इंसुलेटिंग है तो ये बाहर तो निकल ही नहीं सकता है, नॉन कंडक्टिंग है तो बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है, कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो अंदर ही ये घूम रहा है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिटाए इसे, मिटाए बच्चों। चलिए नेक्स्ट इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केस सेकंड। जब P कहां हो? इनसाइड हो। जब P इनसाइड हो, पूरे मिटा दें, पूरा मिटा दें। चलिए केस सेकंड पढ़ेंगे। जब P कहां हो? इनसाइड हो, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल। अब देखते हैं हम लोग केस सेकंड। केस सेकंड व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द spherical shell, inside the spherical shell, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। सारी कहानी जो है, जितनी कहानी है, सब स्मॉल r और कैपिटल R का खेल है। देखिए मान गए कि हमारे पास एक स्फीयर है, ध्यान से देखिए, एक स्फीयर है यानी कि 3D सरफेस है, ठीक है ना। एक स्फीयर है, यहां से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है। अब चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज इसमें चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट है, चारों तरफ इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या कर रहा है कि जब एक पॉइंट P, इस पॉइंट को P मान लिए, पहले बाहर था, अब क्या हो गया? अंदर हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे? हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने, गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, जिसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का? यहां पर रेडियस इसका कितना हो गया? स्मॉल r हो गया। अब यहां से अगर हम एरिया निकालें तो ये dA हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पर हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और dA इसी पर हो जाएगा, तो थीटा कितने डिग्री हो जाएंगे? 0 डिग्री थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? फ्लक्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला से डी
फ्लक्स निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान है, हर एक पॉइंट का निकालना है ना, यहाँ 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 पूरे का निकालना है ना। तो डी फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कितना cos थीटा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा का बदले में 0 डिग्री, यहाँ पर क्लोज बनाएंगे तो यह हो जाएगा E इंटू ए हो गया ना। अब एरिया किसका लेना है, याद कीजिए गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है स्मॉल r, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्या निकल गया फ्लक्स इज इक्वल टू निकल गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब निकालते हैं हम लोग गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्लोज्ड इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड चार्ज तो पता ही नहीं है कि कितना होगा, सो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये लग रहा है कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे चार्ज इनसाइड निकालते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। तो यहां से चार्ज निकालें तो रो इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो रो इनटू वॉल्यूम किसका इनसाइड निकाल रहे हैं ना, तो हम इसी का ना वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। बाहर वाले का वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट करेंगे, हमें तो इनसाइड चाहिए, अंदर वाला ये वाला टर्म चाहिए। इसका रेडियस r है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, चार्ज निकल गया ना, चार्ज इनसाइड निकल गया। अब इसका वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो देखिए फ्लक्स क्लोज्ड इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है 4/3 पाई r क्यूब और बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स था वो और ये जो फ्लक्स था सो, यानी कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा। ये गॉस थ्योरम से आया, ये किससे आया मैथमेटिकली सॉल्व किए तब हो गया। यानी कि लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ई कैरो साइन हटा दीजिए या रहने दीजिए जो है जो विश। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कैंसिल होने वाला है इसमें, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r क्यूब कट गया, एक r से सिंगल r बच गया यहां पर। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू r बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 3 भी तो है ना, तो 3 एप्सिलॉन नॉट बच गया। रो इंटू r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। रो इंटू r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें गॉसियन सरफेस कौन है, गॉसियन सरफेस ये अंदर वाला है जो हमने बनाया, गॉसियन सरफेस है ये, जिसका रेडियस कितना है स्मॉल r है। तो इस कंडीशन में हम लोग निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए रो इंटू r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ये तो था बच्चों कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड और हॉलो स्फीयर की कहानी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना। अगले क्लास में, इसके बाद वाले क्लास में अभी और बहुत सारे टर्म देखने हैं, लेकिन अब ज्यादा बाकी नहीं है, 1-2 क्लास और होगा। उसके बाद हम लोग पिछले 8-10 साल में जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंस में या एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, उसको हम लोग डील करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, न्यू चैप्टर के साथ में फिर टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसको डील कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था कहानी किसका, स्फेरिकल सेल का, जो कि कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज रहने देते हैं, इसके बाद वाले क्लास में फिर मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबू।